और चलिए बात अब नगर निकाय चुनाव की, क्योंकि राजस्थान में शहरों की सरकार चुनने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। 309 शहरी निकाय, 10,000 से ज्यादा पार्षद पद और हजारों उम्मीदवारों के बीच सियासी मुकाबला। चुनाव की तारीख तय होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी बिसात बिसानी शुरू कर दी। किसकी क्या तैयारी, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको निकाय चुनावों के रण की पूरी तस्वीर। राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन 309 निकायों में कुल 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होगा। यानी शहर की सरकार चुनने के लिए अब सियासी रण पूरी तरह सज चुका है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 31 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 14 सितंबर को मतगणना होगी। यानी 14 सितंबर को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन निकायों में सत्ता की तस्वीर पूरी तरह उसी दिन साफ नहीं होगी। पहले जनता पार्षद चुनेगी, इसके बाद शुरू होगी मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई। निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि 22 सितंबर को उपाध्यक्ष, डिप्टी मेयर, उप सभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। यानी 14 सितंबर को जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन उसके बाद तय होगा कि किस दल के पास कितने पार्षद हैं, कहां बहुमत बनेगा, कहां निर्दलीय निर्णायक होंगे और कहां एक-एक पार्षद सत्ता की चाबी बन जाएंगे। यही वजह है कि निकाय चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि शहर की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई है। इस बार चुनाव ईवीएम से होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए करीब 1,15,000 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98,709 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। निकाय चुनाव का एक बड़ा फैक्टर है आरक्षण। निकाय प्रमुखों के लिए भी आरक्षण का गणित तय है। ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 11। वहीं 10,245 वार्डों में भी आरक्षण लागू है। ओबीसी के लिए 1,933, एससी के लिए 1,794, एसटी के लिए 395 और अनारक्षित 6,123। और खास बात यह है कि 10,245 वार्डों में 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी राजनीतिक दलों के सामने सिर्फ जिताऊ चेहरा तलाशने की चुनौती नहीं है, उम्मीदवार की जातीय, स्थानीय और सामाजिक स्वीकार्यता भी टिकट का बड़ा आधार होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है। पार्टी की रणनीति सिर्फ टिकट और उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। बूथ से लेकर वार्ड तक संगठन को सक्रिय करने, स्थानीय समीकरण समझने और चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने पर फोकस है। बीजेपी ने प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला भी तय करना शुरू कर दिया है। पार्टी की कोशिश है कि जिस वार्ड से चुनाव हो, प्रत्याशी भी उसी वार्ड का हो, यानी स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता मिलेगी। पार्टी के मुताबिक अगर किसी दूसरे क्षेत्र का कार्यकर्ता चुनावी लिहाज से ज्यादा मजबूत और उपयोगी नजर आता है तो उसके लिए भी रास्ता खुला रहेगा। जितने हमारे बेरोजगार नौजवान भाई हैं, उनके लगभग करीब 2 लाख के नजदीक हम रोजगार देने के पहुंच गए हैं। हमारी रिफाइनरी का इशू, जयपुर में मेट्रो सेकंड फेज का इशू, हमारे जल से संबंधित सारी परियोजनाओं के इशू, हमारे किसान सम्मान निधि से इशू, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित इशू, इन सब के विकास कार्यों के आधार पर विकास को प्राथमिकता देते हुए, विकास को आधार बनाते हुए, कांग्रेस के नकारात्मक भाव को नजरअंदाज करते हुए, कांग्रेस की गलत धारणाओं को नजरअंदाज करते हुए और सुर्खियों बटोरने के उनके स्टेटमेंट को नजरअंदाज करते हुए हम जनता के बीच में उस भाव के साथ जाएंगे कि हमने आपका विकास के कार्य किए हैं और जो हमारा संकल्प है उसका पूरा करेंगे। बीजेपी की तैयारी के जवाब में कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ चुकी है।
जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम में लगातार बैठकें हो रही हैं। करीब 27 से 28 जिलों के नेताओं से चुनावी फीडबैक लिया जा चुका है। कांग्रेस की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है युवा चेहरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संकेत दे चुके हैं कि निकाय और पंचायती राज चुनाव में युवाओं को टिकट देने पर फोकस रहेगा, लेकिन पार्टी के लिए सिर्फ युवा होना ही पर्याप्त नहीं होगा। स्थानीय संगठन की राय, जनप्रतिनिधियों का फीडबैक, स्थानीय समीकरण और उम्मीदवार की चुनावी क्षमता, इन सभी पहलुओं को टिकट चयन में शामिल करने की रणनीति है। यूथ पे हमारा फोकस रहेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यूथ पे मैं तो कह रहा हूं 50 नहीं, हम 60% युवाओं को टिकट दें। इस प्रकार की हमारी जो गाइडेंस होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी की, वो नीचे तक जाएगी और जीतने के बाद में बिक जाता है, उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा। जिसको टिकट नहीं मिली, निर्दलीय जीत गया, लेकिन 5 साल कांग्रेस के साथ उसने मिलकर के काम किया है, उन पे विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारा जीता हुआ हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, जिसने 5 साल बीजेपी के साथ काम किया, वो स्वीकार नहीं होगा। ऐसा सुझाव सब लोगों को। पूरे जोश खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और जो है अच्छे रिजल्ट नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर आएंगे। अभी सर्वदलीय बैठक है, उसमें हम जनता के मुद्दों को लेकर बात करेंगे और शाम को विधायक दल के अंदर हम आगे क्या करना है, क्या रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा करेंगे। यानी तस्वीर साफ है, बीजेपी संगठन की मजबूती, अनुभवी नेताओं की मदद, स्थानीय चेहरों और सरकार के कामकाज के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। तो कांग्रेस संगठन से फीडबैक लेकर युवाओं को मौका देने और स्थानीय समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवार तय करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब एक ही है, सही वार्ड में सही उम्मीदवार और उम्मीदवार के पीछे। तो राजस्थान विधानसभा का सत्र, जिसमें सरकार के कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी थी, लेकिन 2 दिन के भीतर ही सियासत इतनी ज्यादा गर्मा गई कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन से दूरी बनाई, दूसरे दिन सदन में नारेबाजी हुई, वॉकआउट हुआ और इसी हंगामे के बीच सरकार ने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में पेश कर दिया। पूरे घटनाक्रम के बीच वंदे मातरम को लेकर चल रहा बीजेपी कांग्रेस का सियासी विवाद भी चर्चा में रहा। रिपोर्ट देखिए। दो दिन हंगामा, आरोप प्रत्यारोप, यूसीसी की एंट्री, और फिर सत्र का समय से पहले अंत। राजस्थान विधानसभा के 2 दिन की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होना था। सत्र के पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव के संकेत मिल चुके थे। सरकार की ओर से यूसीसी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी थी। वहीं कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो वीडियोग्राफी से जुड़े शिक्षा विभाग के निर्देशों को बड़ा मुद्दा बना लिया। विपक्ष ने इसे लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। 20 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, लेकिन सदन की शुरुआत सामान्य तरीके से नहीं हो सकी। कांग्रेस विधायक सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और मीडिया की एंट्री पर रोक के मुद्दे को लेकर विरोध में रहे। कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही करीब 22 मिनट ही चल सकी। इसी दौरान वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा विवाद भी राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बना रहा। 20 अगस्त को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही वंदे मातरम के साथ शुरू हुई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 अंतरे गाने के अपने 1937 के रुख को दोहराया था। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले पर तीखा हमला किया।
बीजेपी के पाप का घड़ा यहाँ पे भरा है। जो जनता के जो मुद्दे थे वो सब हमने यहाँ बाहर लेके आए। हम जिन पे डिस्कस करना चाह रहे थे विधानसभा में, लेकिन इनके तो एक ही बात है कि वंदे मातरम गाया नहीं गाया, इस प्रकार की बातें करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता चाहती है मुद्दों पे बात हो। ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये सारी चीजें अब छोड़ दीजिए, खूब आपकी राजनीति इस पे हो चुकी है। लेकिन आज जो स्कूलों की स्थिति है वो हम जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, सड़कों की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, कानून व्यवस्था पे हम बात करना चाहते हैं, किसानों को यूरिया मिले, सब्सिडी मिले उस पर बात करना चाहते हैं, कर्मचारियों का जो सहूलियतें हैं वो रोकती है उस पर बात करना चाहते हैं, RGHS चिरंजीवी पे बात करना चाहते हैं। ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। तो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से 15 अगस्त में वंदे मातरम का विरोध किया, वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, तो कल हमारा प्रथम सत्र में, मानसून सत्र में जब वंदे मातरम गायन हुआ तो उसी समय वंदे मातरम गायन हुआ तो कांग्रेस ने यहाँ पर भी सदन में आने से अपने आप को रोक लिया। यानी सोनिया गांधी जी राजी रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए और वंदे मातरम का विरोध रहना चाहिए। देश के धर्म संस्कृति हो या हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्रीय गान हो, इसके खिलाफत कांग्रेस करती आ रही है। आज ये चरित्र सबके सामने और आ गया है। 21 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन दूसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस ने एक दिन पहले विधानसभा गेट पर अपने विधायकों को रोके जाने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से जवाब की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। इस दौरान कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। राजस्थान समाज सिविल संहिता विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित और इन सब के बीच राजस्थान विधानसभा के इस छोटे से सत्र का सबसे बड़ा विधायी घटनाक्रम सामने आया। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधायक सदन में पेश कर दिया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने 21 अगस्त को सदन में राजस्थान यूसीसी विधेयक पेश किया, लेकिन बिल पेश होने के दौरान भी सदन में विपक्ष का विरोध जारी रहा। कांग्रेस विधायकों ने बाद में वॉकआउट किया। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जब हमें गेट पे रोका गया तब ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी क्यों रोका गया, क्योंकि आज तक हम हमेशा से ही इसी गेट से आते हैं। आज पहली बार इस पे हमें रोका जा रहा है और जब ये आरोप लगा तब मेरी समझ में आया कि हम इनकी साजिश का शिकार हुए हैं। इन लोगों ने जानबूझ के हमारा गेट बंद करवाया कि ये लोग अंदर नहीं आ सके और फिर सदन के अंदर ये कहें कि ये वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। ये कब से वंदे मातरम गाने वाले हो गए? इन लोगों ने कब वंदे मातरम गाए? 1938 से हम लोग गा रहे हैं। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल का जो वंदे मातरम है वो हम गा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा अपने जो अधिवेशन हुआ है, मीटिंग हुई है, हमेशा वंदे मातरम को गाने का काम किया है। बीजेपी ने कब गाया? विधानसभा का ये सत्र भले ही सिर्फ 2 दिन चला, लेकिन इन 2 दिनों में राजस्थान की राजनीति के कई बड़े मुद्दे सदन के केंद्र में रहे। वंदे मातरम पर वैचारिक टकराव, स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर विवाद और इन सब के बीच सरकार का बड़ा कदम विधानसभा में पेश यूसीसी विधेयक। लेकिन बिल पर विस्तृत बहस अभी बाकी है। अब यूसीसी पर आगे की चर्चा अगले सत्र में होगी और तब एक बार फिर राजस्थान विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।